अब यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बच्चा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का। ठीक है, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हमारे पास क्या क्या होगा, कौन कौन से इवेंट्स होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कैसा क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हमें इसके बीच में आने वाले इवेंट्स को भी समझना होगा। ठीक है, इसके बीच में आने वाले इवेंट्स को भी हमने समझना है अच्छे तरीके से बेटा। अब जरा आप देखो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे पास कब हो रही है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे पास हो रही है बच्चा इन द ऑन द 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 में। ठीक है, डन हो गया। अब देखो, इसके बाद हमारे पास जो इवेंट आएगा वो है इलाहाबाद एड्रेस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आरटीसी, लेकिन इस टाइमलाइन में आ रहा है तो मैंने उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लिख दिया। एंड देन फिर हमारे पास आएगा गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, डन। ये याद रखना है बेटा, ये सीक्वेंस। इसके बाद हमारे पास सेकेंड आरटीसी आएगी विच विल स्टार्ट फ्रॉम 7 सितंबर 1931 टिल 1 दिसंबर 1931। और उसके फौरन बाद हम दो इवेंट्स पढ़ेंगे, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारी आ जाएगी थर्ड आरटीसी। तो मतलब आरटीसी के टॉपिक्स के बीच में भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स है जो 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब आरटीसी के ऊपर सर कैसे क्वेश्चन आता है बेटा। आरटीसी तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ द क्वेश्चन कैन कम रिलेटेड टू द आरटीसी। हियर आर 2 क्वेश्चंस बेटा, गौर से देखो क्या पूछा जा रहा है। To what extent roundtable conferences were successful in finding the solution of Indian problems during 1930 and 1932? Explain your answer, बेटा। किस हद तक, टू what extent मीन किस हद तक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो सक्सेसफुल रही, किस चीज में, फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम्स। जो कुछ इंडिया में प्रॉब्लम चल रही थी, आरटीसी भाई किस हद तक उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाई। कितना सिंपलेस्ट और क्लियर क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें तीनों आरटीसी के बारे में लिखना होगा एंड वी हैव टू राइट ईदर द फर्स्ट वॉज सक्सेसफुल और सेकेंड वॉज और थर्ड वॉज। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम और तरीके से भी देखते हैं। अगर वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई कौन सी इसमें ज्यादा सक्सेसफुल रही है, ऊपर में तो ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं ना, नीचे में वो स्पेसिफिकली बात करेगा। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज मोर सक्सेसफुल देन द रेस्ट ऑफ टू। हाउ फार यू अग्री, एक्सप्लेन। क्या भाई फर्स्ट ज्यादा सक्सेसफुल थी एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है 14 मार्क के क्वेश्चन का। मल्टीपल वेज हैं जिससे कैम्ब्रिज आपको पूछता है बेटा। डन हो गया, मार्किंग स्कीम हम देख चुके हैं। अब हम चल के पढ़ते हैं यार, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस सर 3 है, हम इसमें गड़बड़ कर देते हैं सर, हम मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को, हमें समझ नहीं आता बेटा। हम जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है हम उसके लिए एक टेबल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम बना लेते हैं एक प्यारा सा टेबल जिससे हमारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया, 3 कॉलम्स बना लिए, फर्स्ट आरटीसी सेकेंड एंड थर्ड, तीनों की डेट्स मेंशन कर दी और इसमें डेलीगेशन को मेंशन कर दिया कि इंपॉर्टेंट डेलीगेशन हमारी कौन कौन सी थी। ठीक है, अच्छा जी सर, बोथ फर्स्ट मार्क्स से दे हैव डिफरेंट आंसर्स। मैं बताता हूँ। अच्छा फातिमा के मैं क्वेश्चन पहले एड्रेस कर दूं कि सर जो ऊपर आपने क्वेश्चंस दिखाए वो दोनों सेम है, उनका आंसर सेम है। आंसर सेम है बच्चा, लेकिन लिखने का तरीका वेरी करेगा। ठीक है, अच्छा जी, लिखने का तरीका वेरी करने का मतलब ये कि आपके लिंक्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग होंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आरटीसी में हमने देखो हमारे पास जो मुस्लिम लीग की डेलीगेशन है उसमें आगा खान द थर्ड, सुल्तान मोहम्मद शाह, रिमेंबर बेटा शिमला डेपुटेशन वाले, एसएमएस जिसका जिनका हमने शॉर्ट फॉर्म रखी थी एसएमएस, सुल्तान मोहम्मद शाह, सर आगा खान द थर्ड। ठीक है, नंबर 2 मियां मोहम्मद शाफी फ्रॉम द मुस्लिम लीग। डन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बेटा इट वॉज बॉयकॉटेड, कांग्रेस वॉज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट आरटीसी। सर क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अदर्स में प्रिंसेस थे, मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे बेटा, माइनॉरिटीज थी, एंग्लो इंडियंस थे, सिख्स थे, अनटचेबल्स थे। ठीक है, अब क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं, लेट्स सी। अब मेन डिस्कशंस वर ओवर दीज टॉपिक्स बेटा। नंबर 1, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया।
सर फेडरल सिस्टम क्या होता है बेटा? ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर्स डिवाइड होती है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। क्या मतलब? बेटा इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो मेन गवर्नमेंट होगी, जो मेन पार्लियामेंट होगी, उसकी कुछ अपनी रिजर्व्ड पावर्स होंगी। बाकी जो प्रोविंसेस होंगे उनकी अपनी रिजर्व्ड पावर्स होंगी, जैसे बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, सीपी है, यूपी है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होंगी और वो अलग अलग पॉलिसी बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके ऊपर डिस्कशन हुई। नंबर टू बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। सर ये माइनॉरिटी कौन होते हैं? बेटा जी माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जो कम होते हैं नंबर्स में। Like, for example, in India, Muslims are in less number as compared to Hindus. तो मुस्लिम वहाँ माइनॉरिटी है और हिंदू मेजॉरिटी है। बट इन पाकिस्तान मुस्लिम्स आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू हिंदूज। तो हिंदू यहाँ माइनॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू गिव सम मोर रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज। नंबर थ्री, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। रिमेंबर बेटा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उससे सिंध को अलग करना है। प्रीवियस क्लास में डिटेल में बताया था कि भाई सिंध की पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि भाई सिंध एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पे काउंट किया जाए, ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट कहलाया जाए। ठीक है। साथ ही साथ एनडब्ल्यूएफपी प्रोविंशियल स्टेटस, कि भाई एनडब्ल्यूएफपी को भी एक प्रॉपर प्रोविंस कंसिडर किया जाए, उसमें भी डेवलपमेंट्स की जाए, उसमें भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाए। तो ये सारी चीजें बेटा जिसके ऊपर होती है डिस्कशन। तो सर क्या ये डिस्कशन सक्सेसफुल रही? नो बेटा। सक्सेस में सिंपल ये कह सकते हैं, माइनॉरिटी इश्यूज एक्नॉलेज्ड, सिंस सेपरेशन एंड एनडब्ल्यूएफपी प्रोविंशियल स्टेटस डिस्कस्ड नॉट फाइनलाइज्ड। फेलियर कहां पर आया बेटा? नो एग्रीमेंट विदाउट कांग्रेस पार्टिसिपेशन। बेटा अभी हमने ऊपर देखा कि कांग्रेस ने तो भाई इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मेन लीडर्स तो थे ही नहीं बेटा। सर कहाँ चले गए थे? मेरा बच्चा अभी आपने सॉल्ट मार्च तो पढ़ी, उसमें आपने देखा कि ब्रिटिश ने तो अरेस्ट कर लिया सपोर्टर्स को और गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। तो बेटा जब इंपॉर्टेंट लीडर्स ही नहीं है तो कांग्रेस आके क्या करेगी? तो कांग्रेस वाज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट आरटीसी। ठीक है। चलो, अब क्या होता है भाई कि भाई सारी चीजें डिस्कस हो गई, लेकिन भाई ब्रिटिश ने कहा कि भाई विदाउट द कांग्रेस हम कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं चीजों को? कांग्रेस जब तक नहीं आएगी तो जब तक कोई ना कोई चीज फाइनलाइज नहीं होगी। चलो भाई, फर्स्ट आरटीसी फेल्ड। ठीक है, एक अच्छी अटेम्प्ट की बेटा, लेकिन वो फेल हो गई। अब फर्स्ट आरटीसी फेल होने के बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि यार देखो कांग्रेस के ना आने की वजह से आरटीसी फेल हो गई। तो अगर कांग्रेस दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आएगी सो इट विल ऑल्सो फेल्ड। सिंपल सी बात है, कोई फायदा ही नहीं है सेकेंड आरटीसी का। तो बेटा अब उनको क्या करना था? ब्रिटिशर्स को क्या करना था बेटा? किसी तरीके से कांग्रेस को लेके आना था। द मेन टास्क फॉर द ब्रिटिशर्स वर टू ब्रिंग कांग्रेस इन सेकेंड आरटीसी। ऐसा है कि नहीं बेटा? जल्दी से बताओ। अगर हमें सेकेंड आरटीसी पे जाना होगा तो पहले तो कांग्रेस को मनाना पड़ेगा, कांग्रेस को बुलाना पड़ेगा, वरना फिर ये सेम चीज रिपीट हो जाएगी और वो भी फेल हो जाएगी। ऐसे ही है। चलो, अब कांग्रेस को मनाने के लिए व्हाट हैपेंड? अब आते हैं हम इस टॉपिक पे। कांग्रेस को मनाने के लिए होता है भाई अपना गांधी इरविन पैक्ट। अच्छा, इलाहाबाद एड्रेस को स्किप क्यों किया? क्योंकि भाई फर्स्ट आरटीसी का बहुत अच्छा कनेक्शन गांधी इरविन पैक्ट के साथ बना है। पहले ये समझा दूंगा फिर इलाहाबाद एड्रेस समझा दूंगा। ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट है क्या बेटा? गांधी एंड इरविन were the two names beta. Irwin was the viceroy, Lord Irwin, and Gandhi, you know that. अब गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। ठीक है। और इसका मेन टास्क होता है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड करना, विच वाज स्टार्टेड बाय द गांधी बिकॉज ऑफ द सॉल्ट मार्च। अब इसको एंड करना है बेटा। मोर ओवर द मेन टास्क ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड आरटीसी। कि भाई जल्दी से कांग्रेस के साथ निगोसिएशन हो, कांग्रेस जो है वो सेकेंड आरटीसी में आ जाए बेटा। चलो, अब होता क्या है इस पैक्ट के अंदर बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड ओवर समथिंग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस अग्रीड ओवर समथिंग। अब ये किन किन चीजों पे अग्री करते हैं जरा देखो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश अग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो जितने भी बंदे हमने आपके सॉल्ट मार्च में पकड़े हैं और इससे पहले भी पकड़े, इफ दोज
पीपल वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस, और वो बिला वजह पकड़े गए। ठीक है, हो सकता है ना ऐसे कि 50 लोग हैं जिसमें से 10 वायलेंस कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 50 के 50 को पकड़ लिया। अब 10 लोग तो वायलेंस कर रहे थे, 40 लोग तो वायलेंस नहीं कर रहे थे, वो तो बेकसूर थे बेचारे। ब्रिटिशर्स ने कहा कि वी विल रिलीज ऑल दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस, हम सबको छोड़ देंगे जो वायलेंस नहीं कर रहे थे। ठीक है। नंबर 2, परमिट टू इंडियंस लिविंग ऑन द कोस्ट टू कलेक्ट द सॉल्ट। कि चलो हम ये काम कर लेते हैं, आपका सॉल्ट का मसला था ना, तो जो इंडियंस कोस्टल एरिया पे रह रहे थे हम उनको अलाउ कर देते हैं कि वो वहां से सॉल्ट ले लें, लेकिन सिर्फ कोस्टल एरिया वाले। और तीसरी बात, वी विल रिटर्न द सीज्ड प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रेस वर्कर्स। सर ये क्या है? देखो बेटा, व्हेन द सॉल्ट मार्च स्टार्टेड, व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड टू पनिश द इंडियंस, ब्रिटिशर्स सीज्ड सम प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस वर्कर। क्या मतलब होता है इसका? कि मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को पनिश करने के लिए कुछ कांग्रेस वर्कर की प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया था, कब्जा कर लिया था उस पर। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स ने कहा चलो हम वो भी वापस कर देंगे, और बोलो, तो इतने सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो कांग्रेस ने भी कहा चलो ठीक है यार, जब इतना ज्यादा आप कर रहे हो तो फिर वी आर गोइंग टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस एंड वी आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड आरटीसी। चलो भाई, यहां पर मसला सॉल्व हो गया, अब कांग्रेस आ रही है सेकेंड आरटीसी में। लेकिन इससे पहले हम सेकेंड आरटीसी पे जाएं, हमें पढ़ना पड़ेगा भाई यहाँ पर एक इलाहाबाद एड्रेस। व्हाट इज दिस एड्रेस? इट्स नॉट एड्रेस, इट्स एड्रेस। ठीक है, इलाहाबाद एड्रेस क्या है, क्यों है, और किस वजह से हुआ सर, और इकबाल साहब ने इसको लीड किया तो जिन्ना साहब ने क्यों नहीं किया, सारी चीजों के जवाब आएंगे। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाई, ऐसा क्यों है। नंबर वन रीजन वॉज साइमन कमीशन इग्नोर्ड मुस्लिम कंसर्न्स। पहली बात है भाई, मुस्लिम को तो इतनी वैल्यू नहीं दी गई थी मुस्लिम कंसर्न्स की। सर क्या मतलब? इसका मतलब है मेरा बच्चा, साइमन कमीशन में एनडब्ल्यूएफपी और अपना सिंध सेपरेशन वाला मैटर जो था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, 1/3 सीट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इट्स मीन दैट मुस्लिम्स वर partially not happy with the Simon Commission. Number two, Nehru report plus INC opposition to Jinnah's 14 points literally worried the Muslims. मुस्लिम को यहाँ टेंशन हो गई। क्यों? मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि यार हमें लगता है हिंदूज हमें डोमिनेट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे कोई राइट्स ना हो, और सारी की सारी चीजें जो है वो हिंदू इंटरेस्ट में हो, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट वाज अ ट्रूली रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदूज इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां से मुस्लिम्स को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ा सा टेंशन होती है बेटा। मोरोवर मुस्लिम फेल्ट इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट मुस्लिम डिमांड्स। अब मुस्लिम कहते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, हम भी अपनी डिमांड्स को प्रेजेंट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। दैट्स व्हाई द इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड इन 1930। ठीक है, अब इसमें मेन टास्क ये कि बेटा जो हमारे हीरो हैं वो है अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल चेयर एंड डिलीवर द एड्रेस। लेकिन सर क्यों अल्लामा इकबाल, क्यों, वेयर वाज द जिन्ना? क्योंकि जिन्ना तो हमारी सबसे मेन पर्सनालिटी है। बेटा एक्चुअली जिन्ना वाज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एट दैट टाइम, ही वाज इन ब्रिटेन। ठीक है, वो इस वक्त यहाँ पर नहीं थे। इकबाल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, सबसे पहली बात तो यही है, अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंट थे पार्टी के। नंबर टू बेटा, अल्लामा इकबाल वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। क्यों? ही वॉज लीडर, पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज फिलोसोफर, ही वॉज ग्रेट थिंकर ऑफ हिज टाइम एंड हिज री अवेकनिंग पोएट्रीज। इन सारी चीजों की वजह से अल्लामा इकबाल को एक काफी रिस्पेक्टेबल पर्सन माना जाता था। ठीक है, नो डाउट। तो ये रीजंस थे कि अल्लामा इकबाल को वैल्यू किया गया कि भाई जिन्ना की एब्सेंस में आप लीड करेंगे, आप डिलीवर करेंगे एड्रेस। ठीक है भाई, अब होता क्या, इसका मेन टास्क क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलाहाबाद एड्रेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपोज किया गया एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को फेवर किया गया, मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वैल्यू किया गया। नंबर टू, यहीं से अल्लामा इकबाल एक हिंट देते हैं बेटा फॉर द सेपरेट मुस्लिम स्टेट्स। कुछ बच्चे जज्बाती होकर यहाँ पर लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का आइडिया दे दिया था। भाई पाकिस्तान का तो वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। ठीक है, द वर्ड पाकिस्तान केम आफ्टर 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन। वो भी आपको चौधरी रहमत अली साहब ने क्वाइंट किया था अपने नाउ और नेवर में, तब पता लगा था ना। ये तो हम 1930 की बात कर रहे हैं, अभी तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन आने में भी 10 साल है, तो पाकिस्तान का वर्ड कैसे आ जाएगा? इकबाल वॉज मेनली टॉकिंग अबाउट मुस्लिम स्टेट्स, नॉट द मुस्लिम कंट्री बेटा।
स्टेट्स और कंट्री में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि भाई नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, अगर हम पूरा इंडिया का मैप देखें ना, तो उसमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे वी हैव पंजाब, वी हैव कश्मीर, वी हैव केपी, वी हैव बलूचिस्तान, वी हैव सिंध। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स है बेटा, और ऑल वर द मुस्लिम मेजोरिटी। और फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो बंगाल, आसाम, बिहार, ये आता है बेटा। तो ये मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे। तो इकबाल ने हिंट दी कि भाई जब यहाँ मुस्लिम्स ही रहते हैं तो व्हाई नॉट मुस्लिम्स हैव द फुल ऑटोनॉमी देयर, कि वो क्यों ना अपनी पॉलिसीज वहां खुद बनाए, है ना भाई। अपनी जिंदगी गुजारे, अपनी पॉलिसीज खुद बनाए, अपना कंट्रोल रखे उन एरियाज का। तो अब अल्लामा इकबाल की इसी एड्रेस को आगे चल के हम आइडियोलॉजी का नाम दे देते हैं पाकिस्तान की, और यही रीजन्स फिर आपको पता है पाकिस्तान बने थे। ठीक है जी। सो दिस वाज इलाहाबाद एड्रेस ऑफ 1930। आई होप बेटे ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ देखो, मैं ये बात बताता हूँ ना कि स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान मूवमेंट आगे बढ़ती है ना। जैसे कि क्या मतलब सर स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखना बेटा। अब देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मिला था ना, वो टू नेशन थ्योरी का था, राइट। एंड यू नो दैट के इट वाज केम फ्रॉम सर सैयद अहमद खान। लेटर ऑन दिस आइडिया वाज कंटिन्यूड बाय इकबाल्स अलाहाबाद एड्रेस। अल्लामा इकबाल के एड्रेस ने इस चीज को और प्रोमिनेंट कर दिया था, ठीक है। एंड फाइनली बेटा, दिस आइडिया वाज प्रेजेंटेड एट लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये कनेक्ट हो रही है ना चीजें, फ्रॉम द सर सैयद, देन इकबाल, देन फिर लाहौर रेजोल्यूशन। चलो भाई, ये हो गया डन। अब दूसरी तरफ हमने कांग्रेस को भी मना लिया भाई, कांग्रेस आ रही है फुल रेडी होके। अब सेकंड आरटीसी आ चुकी है बेटा, फ्रॉम 7 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931। मुस्लिम लीग में आगा खान, फिर मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, ठीक है। एंड देन अदर कास्ट में, अदर में हमारे पास आ गए अंबेडकर फ्रॉम डिप्रेस्ड क्लासेस, सिख, माइनॉरिटीज एंड प्रिंसेस, ठीक है भाई, ये सब लोग आ चुके हैं। अब मेन डिस्कशन क्या होती है इन द सेकेंड आरटीसी। Number one thing, beta, federal structure and central legislature. Again, over this issue was discussed again कि भाई इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर टू, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द माइनॉरिटीज। अब इस पे सर आपने रेड करके क्यों बनाया हुआ है, इसका भी मैं रीजन आपको बताता हूँ। Moreover, discussions over three new provinces, Sindh, NWFP and Odisha. अच्छा, आपको पता है कि सिंध एंड एनडब्ल्यूएफपी वो प्रोविंसेस हैं बेटा जिसमें मुस्लिम लीग डिमांड करी थी काफी टाइम से कि भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, इनको प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए। वहीं गांधी की डिमांड पे ओडिशा को भी प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए डिसाइड किया जाने लगा, डिस्कशन होने लगी। मोरओवर, सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज, राइट। लेकिन सर इस पे आपने रेड कलर से क्यों मतलब इसका फॉन्ट रेड से क्यों रखा है, क्योंकि बेटा इट वाज बैडली ओपोज्ड, ये चीज ओपोज हो गई थी। एंड गांधी अडॉप्टेड अ वेरी स्टर्बन एटीट्यूड टुवर्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटी। गांधी ने कहा भाई नहीं, ये चीज मैं नहीं मानूंगा कि राइट ऑफ माइनॉरिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलने चाहिए। याद करो बच्चों, हर एक टॉपिक में मैं रेफरेंस दे रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 का, जिसमें मैंने तुम लोग को क्लैशेस पढ़ाए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के जो मेन क्लैश है। उसमें हमने पढ़ा था कि whenever Muslim League demand for separate electorate, Congress always demand counter of it, मतलब counter demand of it, joint electorates। देखा, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम की डिमांड और इसकी काउंटर डिमांड जॉइंट इलेक्टोरेट्स कांग्रेस की, ये बेटा डेडलॉक है। डेडलॉक का मतलब है कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई गांधी ने कहा भाई देखो, मैं तो सीधी बात है सेपरेट इलेक्टोरेट को तो मानता ही नहीं हूं। और आपने क्या हरकत की, आपने ये हरकत की कि आपने दलित्स को, जो डिप्रेस्ड क्लास थी हिंदूज की, उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। मतलब उसको भी आपने माइनॉरिटी कंसिडर कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात को, अभी आगे चल के बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा इस पे। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है। इसका सक्सेस ये था कि भाई, सबसे बड़ा सक्सेस तो ये था कि गांधी ने फाइनली पार्टिसिपेट किया, 3 न्यू प्रोविंसेस की डिमांड रखी गई, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फेलियर क्या था, गांधी अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। सर ये डिप्रेस्ड क्लासेस कौन होती है और इसका ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या इशू है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इफ आई से द वर्ड मुस्लिम, ठीक है, इफ आई से द वर्ड मुस्लिम बेटा, तो पाकिस्तान में तो पंजाबी मुस्लिम भी है, सिंधी मुस्लिम भी है, बलोच मुस्लिम भी है, और पठान मुस्लिम भी है।
ऐसा ही है, राइट? अगर मैं ये कह दूं बेटा कि भाई ये सब एक नहीं है, पंजाबी भाई तुम अलग हो, तुम्हारा बाकियों से कोई ताल्लुक नहीं है, सिंधियों को कहूं तुम अलग हो, तुम्हारा बाकियों से कोई ताल्लुक नहीं है, बलोच को कहूं तुम अलग हो, पठान को कहूं तुम अलग हो, तो आप लोग बोलोगे सर ये अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजन दे आर सेम, ये मुस्लिम है। हाँ, इनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, इनके एरियाज अलग हो सकते हैं, लेकिन सर ये मुस्लिम है, आप इनको अलग नहीं कर सकते, ये अलग कम्युनिटी नहीं कहलाएगी, ये एक ही कम्युनिटी है, ये मुस्लिम्स हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, मैं कह रहा हूँ, लैंग्वेज वाइज नहीं कह रहा। ठीक है। अब इंडियंस ने वो उसने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, आगे चल के आप देखना। अगर मैं कहूं हिंदूस, ठीक है, समझना मेरी बात को, क्योंकि हमारे में तो बेटा ये वाला सिस्टम तो है नहीं क्लासेस का ना, अपर क्लास लोअर क्लास। यू नो दैट के हिंदूज में क्लासेस हैं, सबसे टॉप होती है ब्राह्मण, ठीक है, जो प्रीस्ट होते हैं उनके। इसके बाद होते हैं आपके कक्षत्रियास, ठीक है। इसके बाद होते हैं आपके वैश्यास, इसके बाद होते हैं शूद्रास, और इसके बाद होते हैं अनटचेबल्स, जिनको दलित्स आई थिंक कहा जाता है। अब ये उनके क्लास सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम में तो क्लास सिस्टम नहीं होता, कास्ट सिस्टम अलग है, क्लास सिस्टम अलग है, ठीक है। तो मुस्लिम में तो ये नहीं होता अपर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक है, लेकिन हिंदूज में ये चीजें थी। और आपको पता है कि अगर हिंदूज में ये कास्ट है भी बेटा, लेकिन ये सारे तो हिंदूज ही है ना, ब्राह्मण भी हिंदू है, क्षत्रिय भी हिंदू है, वैश्या भी, शूद्रास भी और अनटचेबल्स भी है, तो ये हिंदू। लेकिन बेटा इधर हुआ क्या, इधर जो है वो दलित्स को जो है, इनको जो है वो अलग माइनॉरिटी बनाने की बात की जाने लगी, कि भाई इनको अलग माइनॉरिटी बना दिया जाए। अब इस चीज पे गांधी आ जाएंगे गुस्से में, समझ गए मेरी बात को? आई होप कि मैं अपनी बात समझा पाया हूं आप लोग को, वैसे ये इतनी आसान चीज नहीं थी, ठीक है। चलो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। अब गांधी ने कह दिया कि भाई मैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मानता ही नहीं हूं। चलो भाई, अब इसका आउटकम क्या हुआ, आउटकम ये हुआ कि फाइनली बेटा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ये परेशान हो गया बेटा, इसने कहा कि ये चल क्या रहा है, हम इतनी अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये फेल होती जा रही है, अल्लाह अल्लाह करके। गांधी जो है वो आ गया था मीटिंग में, आ गए थे, लेकिन ये भी फेल हो गई। अब क्या किया जाए? अब रैमसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि भाई देखो मेरी बात मानो, अगर मेरी बात मानो तो आई एम गोइंग टू गिव यू सजेशन, मैं दे देता हूँ सजेशन, अगर आप लोग से नहीं हो पा रहा है तो मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। अब ये कुछ क्या करता है, चलो यहां चल के पढ़ते हैं। द रैमसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केम विद अ कम्युनल अवार्ड। अब ये प्रेजेंट करता है कम्युनल अवार्ड, अपना सजेशन देता है, ठीक है। अब ये कम्युनल अवार्ड क्यों आया बेटा? इंडियन लीडर्स फेल टू अग्री, Muslims were not ready to agree over the Hindus' concerns, nor Hindus were ready। ठीक है, और गांधी ने तो साफ कह दिया टू नेशन थ्योरी को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मानता नहीं हूँ। सेकंड आरटीसी फेल्ड बेटा, एंड कम्युनल अवार्ड वाज मेनली रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कम्युनल अवार्ड आता है। कौन लेके आता है? रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसकी डिटेल्स क्या है? Separate electorates to all community. Moreover, Dalits, the depressed class of Hindus, also got separate electorates first time बेटा। चलो जी, सबसे पहली ही बात रैम से मैकडोनल्ड ने कह दी कि भाई सबको सेपरेट इलेक्टोरेट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे। सर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये है बेटा कि एवरी कम्युनिटी विल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड वोट फॉर देम। हिंदू हिंदू रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को, सिख सिख रिप्रेजेंटेटिव को, डिप्रेस्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। डन? इज इट क्लियर? चलो, पहली बार भाई डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, उनको अलग कम्युनिटी बना दिया गया। देखो अब ये बहुत अच्छा सवाल है जैनब का कि सर वॉज इट बिकॉज हिंदू हैड ऑलवेज कंप्लीटली बायकॉटेड अनटचेबल्स, वाई वॉज अनटचेबल्स मेड माइनॉरिटी? बहुत प्यारा सवाल है, और यही आपका जवाब भी है जो आपने ऊपर दिया। देखो बेटा उनका ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि जो अनटचेबल्स हैं उनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, और उनको इग्नोर किया जाता है, उनको वैल्यू नहीं किया जाता, और ऐसा है भी। अगर आप में से कोई हिंदू है तो मैं पहले ही बोल दूं कि मैं
जो बात करने जा रहा हूँ माइट बी इसमें थोड़ी बहुत करेक्शंस हो। देखो यार, पहले के टाइम पे, अब मुझे नहीं पता इंडिया में आज भी ये चीज होती है नहीं, कि पहले के टाइम पे जो अनटचेबल्स होते थे उनको अनटचेबल्स इसलिए कहा जाता था कि जो अपर कास्ट का हिंदू है अगर वो अनटचेबल को टच कर लेगा तो उसका रिलीजन खत्म हो जाएगा, तभी वो कहते थे यू आर अनटचेबल, हम आपको हाथ नहीं लगा सकते। और उनके लिए कुछ बाउंड्रीज थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। अनटचेबल्स को अलाउ नहीं था कि वो हॉर्स राइडिंग करे, क्योंकि हॉर्स एक ऑनर वाला एनिमल है ना, एक वो एनिमल है जिसको आप प्राउडली जिसको ट्रेवल करते हो, हॉर्स इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। तो हॉर्स आप राइडिंग नहीं कर सकते हो, आप टर्बन वेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि टर्बन भी एक ऑनर का सिंबल है। पग जिसको कहते हैं पगड़ी नहीं पहन सकते हो, आप चप्पल नहीं पहन सकते हो, आप किसी टॉप कास्ट के घर में जा नहीं सकते हो। अगर आपने सबसे टॉप कास्ट के घर में, मतलब ब्राह्मण के घर में आपने कदम रख दिया तो वो अपना घर वॉश कराएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका घर इम्प्योर हो चुका है। ठीक है जी। तो ये वाला मसला था, ब्रिटिशर्स ने कहा कि इनको बेचारों को कोई राइट नहीं मिल रहे तो हम कोई ना कोई इनके लिए सेटअप करा दें। ठीक है। नंबर टू बेटा, वेटेज टू माइनॉरिटीज। सर ये वेटेज का मतलब क्या होता है बेटा? वेटेज का सिंपलेस्ट मतलब है एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी इन द प्रोविंसेस। सर क्या मतलब इसका? कि बेटा अगर कोई कम्युनिटी किसी प्रोविंस में माइनॉरिटी है, कम नंबर्स में है, तो उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी उसकी पॉपुलेशन से ज्यादा। ठीक है, ताकि वो अंडर रिप्रेजेंट ना की जाए, उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन से ज्यादा उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। मतलब उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, जो भी वो अपने लिए करना चाहते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात थी। लेकिन ये माइनॉरिटी, ये जो अपना कम्युनल अवार्ड है, इसको देख के बेटा लग नहीं रहा कि गांधी इज गोइंग टू अग्री विद दिस। ठीक है, क्योंकि इसमें दलित्स को, जो डिप्रेस्ड क्लास ऑफ हिंदूज है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। और यहीं से गांधी को आ गया गुस्सा। गांधी ने कहा भाई मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूं, एंड आई एम गोइंग टू डू द हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, कि मैं इस चीज को अपोज करूंगा और मैं इसकी ऑपोजिशन में हंगर स्ट्राइक करने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं हम फास्टिंग टिल डेथ। बेटा लो भाई, गांधी ने फास्टिंग टिल डेथ अनाउंस कर दी। मेरा बच्चा यहीं से हमारा एक टॉपिक आता है, एंड दैट इज पूना पैक्ट। कुछ बच्चे इसको वैल्यू नहीं करते, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, या पढ़ते नहीं है, या उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो मैंने जी यहाँ पर लिख दिया पूना पैक्ट। व्हाट वाज पूना पैक्ट? ये होता क्यों है? दिस पैक्ट वाज साइंड आफ्टर सेकेंड आरटीसी बिटवीन गांधी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दो लोगों का नाम है बेटा, गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में ये पैक्ट साइन होता है। गांधी का पर्सपेक्टिव क्या है भाई? गांधी पर्सपेक्टिव वॉज, गांधी वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट मेकिंग डिप्रेस्ड क्लास एज माइनॉरिटी, जैसे अभी हमने अभी डिस्कस किया। गांधी ने कहा भाई माइनॉरिटी इनको कहना बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो हिंदू ही हैं और हिंदू मेजोरिटी है। तो अगर आप हमारी किसी कास्ट को निकाल के या क्लास को निकाल के कहते हो कि वो माइनॉरिटी है, दिस नॉट मेक्स अ सेंस। ये हिंदू ही है और ये हमारे साथ मेजोरिटी में। Why, beta? Because he thinks that considering them as a minority and giving them separate electorates will weaken the Hindus' unity. सिंपल बात है बेटा। यही वाली एग्जांपल ले लो ना, अभी जो मैंने कहा कि अगर मैंने मुस्लिम्स को भी ये कहना शुरू कर दूं, भाई तुम पंजाबी मुस्लिम हो, तुम अलग हो, सिंधी तुम अलग हो, तुम बलोची तुम अलग हो, इससे मैं क्या कर रहा हूं? इनडायरेक्टली मैं मुस्लिम्स की यूनिटी को डैमेज कर रहा हूं। तो गांधी ने भी कहा भाई कि इस तरह तो आप हम हिंदूज की यूनिटी को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि गांधी की हंगर स्ट्राइक के अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर उनके पास जाते हैं और एक उनके साथ पैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब पैक्ट में क्या साइन होता है? इट वॉज डिसाइडेड दैट नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास। चलो भाई, अंबेडकर ने उनकी बात मान ली कि ठीक है गांधी जी, अगर आप ये कहते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलने चाहिए डिप्रेस्ड क्लास को, तो ठीक है हम गिव अप कर देते हैं, हमें नहीं लेना separate electorates. But there must be reserved seats for the depressed class in the provincial legislature. मतलब प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स के अंदर डिप्रेस्ड क्लास, जो सबसे लोएस्ट क्लास है, ठीक है, उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए जो उनको ही मिलेंगी और उनके रिप्लेसमेंट पे किसी और को नहीं मिलेंगी। उन सीट्स पे सिर्फ वही लोग आएंगे। इट मीन्स दैट एक्स्ट्रा रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। चलो भाई, यहां पे इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बजाय रिजर्व सीट्स जो है वो सिक्योर कर ली। तो ये था बेटा आपका पूना पैक्ट। बहुत ही सिंपलेस्ट बेटा, मैंने इसको अपने नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू अ वेरी लास्ट टॉपिक, वेरी लास्ट टॉपिक, दैट इज
टॉपिक ऑफ क्लास, नॉट द टॉपिक ऑफ चैप्टर। थर्ड आरटीसी। चलो भाई, इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या होता है भाई, गांधी तो फिर दोबारा चले जाते हैं, कांग्रेस दोबारा बॉयकॉट कर देती है, और थर्ड आरटीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है। अच्छा, दूसरी तरफ जिन्ना साहब वाज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन द थर्ड आरटीसी। He left the Indian politics for a shorter time because he was very disappointed. जिन्ना साहब को गुस्सा आ चुका था, नाराज हो गए थे, वो कहते कि यार अब मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। थोड़े टाइम के लिए वो चले गए थे, लंदन चले गए थे, ठीक है, और नाराज हो गए थे, बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। तो मतलब भाई, कांग्रेस की भी कोई लीडरशिप नहीं थी और मुस्लिम लीग की भी कोई स्ट्रांग एज सच लीडरशिप नहीं थी। सो इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी जिसमें आके कुछ चीज़ों पे डिस्कशन हो गई, जैसे फेडरल स्कीम को दोबारा फाइनलाइज कर दिया गया, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हुए सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स पे बात की गई, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। फिर माइनर एग्रीमेंट्स ऑफ फाइनेंस एंड फेडरलिज्म, और फिर फेलियर में हमने कहा कि नो रियल कंसेंसस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कांग्रेस एंड जिना। रिजल्ट कंपाइल इनटू द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। अब मतलब इन सारी चीजों का जो कंक्लूजन आपको मिलेगा ना बेटा, वो मिलेगा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर।